नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर हम सॉल्यूशन आपको करवाते आए हैं और अभी रिसेंटली हमने पुणे मेट्रो का पेपर करवाया था। ये पेपर आपके पास जो स्क्रीन पर है। और दोस्तों, ये पेपर इसमें 19 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें 100 क्वेश्चन है अपने ट्रेड थ्योरी के। 25 क्वेश्चन का एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ पार्ट 1 के रूप में, और आज हम अगले 25 क्वेश्चन को पार्ट 2 के रूप में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर मेरे साथ बने रहें। वैसे आपको बता दूं, ये ऑफिशियल आंसर की है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि उत्तर साथ में दिए हुए आते हैं। हम तो कारण से जानेंगे कि इस उत्तर का मतलब क्या है और ये ऑप्शन इसका क्यों आया। बाकी ऑप्शन भी तो हो सकते थे ना। यही सब हम जानने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, लास्ट तक देखना ज़रूर सभी क्वेश्चन। और जब आपको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप यदि ये पेपर देते तो आपका स्कोर कितना रहता आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनमें से। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो वीडियो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, ताकि अपना चैनल ग्रो हो जाए। 100 के सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं और आपसे मैं सपोर्ट की आशा करता हूँ, इसलिए चैनल को आगे बढ़ाइएगा, मदद ज़रूर करें। 26वां क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे दोस्तों, और 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डीसी जनरेटर ऐसा है जिसमें फील्ड करंट जो है वो आर्मेचर करंट से स्वतंत्र होती है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या है। क्या बहुत सिंपल है ना, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आर्मेचर करंट जो होती है ना, वो सीधे सीधे लोड की तरफ जाती है और IL के बराबर होती है, जबकि फील्ड जो होता है ना, वो बाहर से उत्तेजित होता है और बिल्कुल सेपरेट यानी अलग होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी फील्ड करंट का आर्मेचर करंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, तो वो जनरेटर हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अल्टरनेटर के हार्मोनिक्स से रिलेटेड है। और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, अल्टरनेटर का चैप्टर खोलिए, उसमें आपको एक हार्मोनिक नाम से पूरी थ्योरी की क्लास मिलेगी, जिसमें मैंने पूरी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि अल्टरनेटर में हार्मोन को कैसे समाप्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। हर बच्चा इसको आंसर कर सकता है। कैसे? देखो, मैं बताऊँ आपको। इसने सवाल ये पूछा कि यदि हम भिन्नात्मक पिच 4/5 का उपयोग करेंगे ना, तो कौन सा हार्मोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, कई बार पहले भी हमने ये चर्चा की थी, कि जिस हार्मोन को समाप्त करना हो, देखो तीसरा और 9वां हार्मोन तो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, 7th और ये अपने 5th हार्मोन्स, ये कुछ एक रहते हैं, यानी कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ एब्सेंट होते हैं। खैर, वो पूरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। तो इससे क्या होता है, हार्मोन को समाप्त करना होता है। मैंने बताया आपको कि जिस हार्मोन को समाप्त करना हो ना, वाइंडिंग को उतने ही पिच के अनुसार रखा करो। यदि हम 4/5 रखेंगे ना, तो हार्मोन का 5वां हिस्सा जो है, यानी 5th हार्मोन जो है ना, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ए उत्तर सही रहेगा। यदि अगर यहाँ पर 4/7 होता ना, तो इसका मतलब 7वां हिस्सा या 7वां हार्मोन जो है ना, वो अपने आप ही समाप्त हो जाता। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और साधारण सा क्वेश्चन है। 16 एम्पियर 3 पिन वाला जो सॉकेट है ना, इसकी पावर रेटिंग कितनी मानते हैं? तो बहुत साधारण सा है, 1000 वाट का है। जबकि 6 एम्पियर वाला जो होता है उसको हम 100 वाट का मानते हैं। कर दोगे ना? उम्मीद करता हूँ आपको शायद इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन पूछा है इंसुलेशन टेस्टर में तीसरे सिरे का काम क्या है। देखो, वैसे तो 2 ही सिरे होते हैं, E और L नाम का। ठीक है, लेकिन तीसरा सिरा G नाम से होता है, जिसको ग्राउंड सिरा बोलते हैं, और ये शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर जो है वो मेगर को बोलते हैं, और ये मेगा ओम में रीडिंग देता है। पावर मेजरमेंट के लिए इसमें जो सप्लाई होती है वो DC होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 6 पोल 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आपसे गति पूछी गई। ठीक है ना, तो देखो N बराबर F × 120/P होता है। ठीक है ना, मान रखो और उत्तर आ जाएगा। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 6 पोल है। कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, आपको स्पीड मिलेगी 1200 RPM। अगला दोस्तों क्वेश्चन जो है ना आपकी स्क्रीन पर, वो है कि एक चुंबकीय कंपास जो है ना, वो धारावाही चालक के नीचे रखी जाती है। ठीक है, तो क्या होगा?
देखो मैग्नेटिक कंपास हम सब जानते हैं कि करंट कैरिंग जो होता है ना, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये धारावाही चालक है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। जब इसके नीचे कंपास रखेंगे तो वो विक्षेपित होगी, इट इज़ डेफ्लेक्टेड। डेफ्लेक्शन का मतलब होता है विक्षेप दर्शाना। ये विक्षेप किस दिशा में दर्शाती है, इसके बारे में जिसने नियम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है ओरेस्टेड। विद्युत और चुंबक के बीच संबंध दर्शाने वाले भौतिक शास्त्री का नाम है ओरेस्टेड। उसी ने ये बताया था कि सुई विक्षेपित होगी, और उसने तो ये भी बता दिया था सुई किस दिशा में विक्षेपित होगी। दोस्तों अगला सवाल है कि पैनल बोर्ड का जब हमें डिज़ाइन और एस्टीमेट लगाना हो तो सबसे पहले तैयार किया जाने वाला डायग्राम कौन सा होता है। देखो मैंने आपको बताया कि वायरिंग में हम जनरली 4 प्रकार के डायग्राम बनाते हैं, जिसमें सबसे सिंपल संरचना जिसकी होती है ना उसको स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है सर्किट डायग्राम। वायरिंग वाले चैप्टर में जब इंट्रोडक्शन की आप क्लास देखेंगे तो आपको हमारा यही टॉपिक मिलेगा। हमने इसी टॉपिक पर सबसे पहले चर्चा की है। चारों डायग्राम का कहाँ किसका कैसे उपयोग किया जाता है मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके वहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि अल्टरनेटर में जब गति बढ़ेगी तो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो गति के समानुपाती है, क्योंकि F बराबर PN/120 होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी गति और पोल दोनों के समानुपाती होता है। जैसा कि आपने देखा होगा भारत में सभी अल्टरनेटरों को एक कांस्टेंट गति से चलाया जाना जरूरी होता है। नियत गति से चलाना यही वो वास्तविक कारण होता है दोस्तों, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को भारत में नियत रखना होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिक्स है, अंडर फ्रीक्वेंसी या ओवर फ्रीक्वेंसी पे यूनिट ट्रिप हो जाती है। हमें फ्रीक्वेंसी को नियत रखना जरूरी होता है। फ्रीक्वेंसी गति पर थी इसलिए गति को स्थिर रखना जरूरी होता है। सभी अल्टरनेटर एक नियत स्पीड से चलते हैं। अगला जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वो है कि इंसुलेटर के रूप में सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस होती है। तो हम सब ने नाम सुना है, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है, SF6 सर्किट ब्रेकर बोले, है ना। तो कौन सी गैस काम में लेंगे, SF6। पूरा नाम क्या होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, ठीक है। गंधहीन गैस होती है और नॉन टॉक्सिक होती है, यानी विषाक्त नहीं होती है। लीकेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। SF6 सर्किट ब्रेकर आता है ना, उसमें इस गैस को अपन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी मोटर को कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बताओ अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या। DC सीरीज मोटर ही आएगा ना, कोई समस्या नहीं है। देख लेते हैं इस भाई का सही है क्या, बिल्कुल इसका भी सही है। क्यों नहीं सही हो सकता बताओ। इतना इजी क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा पेपर देने का मतलब क्या है, ठीक है ना। क्योंकि जो अपने कंपटीटर है वो इस तरह के क्वेश्चन को सही करेंगे, और अगर हमारा गलत होगा तो सीधी सी बात है गया क्वेश्चन तो हमारे हाथ से। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है। 60.60% होती है। जब इसको हम इकाई के रूप में लेकर आ जाते हैं, यानी प्रतिशत हटा देते हैं, तो 100 का भाग दे दो 0.6 बनेगी। मतलब यदि कॉपर की चालकता को इकाई मान लेते हैं तो एल्यूमिनियम की चालकता 0.6 ही है। या यूँ कहें कि समान क्षमता का अगर तुलना साइज़ की बात करें आकार में, और कॉपर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो एल्यूमिनियम में 0.6 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है। अच्छा वज़न के बारे में और मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जो है ना इसका वज़न कॉपर के वज़न से आधा होता है समान आयतन पर, यानी लंबाई चौड़ाई क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ बराबर हो तो एल्यूमिनियम का वज़न कॉपर के वज़न से जस्ट आधा होता है। चालकता भी कम है, भार भी कम है। ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में लास्ट टाइम आया था तो इसे याद जरूर रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है रीजनरेटिव मेथड के बारे में। ब्रेकिंग की देखो कई विधियाँ होती है, प्लगिंग विधि भी होती है, डायनेमिक ब्रेकिंग भी होती है, यानी अचानक रोकने के लिए मोटरों को रोकने की कई सारी विधियाँ होती है हमारे पास। रीजनरेटिव को हिंदी में पुनः जनन क्रिया के नाम से जानते हैं, पुनर्उत्पादन क्रिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब सीधा सा ये होता है कि इस समय मोटर को जो आपने वोल्टेज दी थी उतना ही उसमें बैक ईएमएफ बन रहा है। जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो मोटर अपने आप रुक जाएगी,
क्यों रुक जाएगी मैं आपको कारण बताता हूँ। आर्मेचर चालकों में जो धारा चलती है ना दोस्तों, वो आर्मेचर को मिलने वाली परिणामी वोल्टेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस के फलस्वरूप ही चलती है। आर्मेचर को वोल्टेज कितना मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। जब बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होंगे, परिणामी वोल्टेज जीरो, आर्मेचर चालकों में कोई धारा नहीं चलेगी, कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। जब टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगी। बी उत्तर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि नो लोड कंडीशन में सामान्य उत्तेजना के साथ एक सिंक्रोनस मोटर रन कर रही है, इस समय आर्मेचर धारा का मान कैसा होगा। देखो वैसे तो जनरली हम ये मानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग, लीडिंग और इकाई तीनों पावर फैक्टर पर काम कर सकती है, ठीक है ना। लैगिंग पावर फैक्टर लेती है जब वो अंडर एक्साइट हो। नॉर्मल एक्साइटेशन पर हम इकाई पावर फैक्टर मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो इसने थोड़ा सा क्या लिख दिया कि नो लोड कंडीशन में भी है, ठीक है। नो लोड कंडीशन में नॉर्मल एक्साइटेशन होना तो वैसे तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यानी आर्मेचर करंट जो है वो लगभग इन फेज ही चलती है। बट इन फेज का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हल्की सी लैग बिहाइंड होगी, ठीक है। यानी आरोपित वोल्टेज से कुछ एंगल पर, ज़्यादा एंगल नहीं होगा, 10 से 15 डिग्री के आसपास ही होगा बस। भाई 0 डिग्री भी नहीं हो रहा, इन फेज भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लैगिंग भी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वास्तव में कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन भी है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, हाँ ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है मुझे, मैं इनके ऑप्शन से सहमत नहीं हूँ, कारण भी आपको बताऊँगा। सवाल पूछ रहा है कि दो अल्टरनेटर है, समरूप है, आइडेंटिकल का मतलब होता है जिनके डाटा सेम है, समांतर में रन कर रहे हैं, बराबर लोड ले जा रहे हैं। एक अल्टरनेटर के उत्तेजना को बढ़ाया बिना उसकी स्टीम बढ़ाए, यानी अल्टरनेटर की तरफ जो पानी की भाप आ रही थी, मान लो थर्मल का एग्जांपल दे रहा है ये, तो उस स्टीम को तो हमने बढ़ाया नहीं। देखो स्टीम को अगर बढ़ा देते ना तो किलोवाट पावर बढ़ जाती, ठीक है ना, पावर इंक्रीज हो जाती। अब स्टीम को बढ़ाया नहीं लेकिन एक्साइटेशन को बढ़ा दिया, तो एक्चुअल में क्या होता है कि अल्टरनेटर में भी जो पावर फैक्टर होता है ना वो एक्साइटेशन पर निर्भर करता है, और वो सिंक्रोनस मोटर का अपोजिट होता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है ना, ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे रन करता है। यदि हमने एक्साइटेशन बढ़ाया है ना तो KVAR पावर जो है वो डिक्रीज होगी। दोस्तों मैं इसमें सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि एक्साइटेशन बढ़ा है तो पावर फैक्टर थोड़ा सा कम होगा, तो जो KVAR वो सप्लाई कर रहा था ना वो कुछ मात्रा में कम हो जाएगी, उससे पावर फैक्टर उसका घट जाएगा। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पर भी निर्भर करता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन एक्साइटेशन पर भी डिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो बहुत ही साधारण सा है कि 3 फेज 4 तार जो सप्लाई सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से चालक होते हैं। भाई 4 तार का मतलब क्या है, 3 फेज और 1 न्यूट्रल, हो गया 3 + 1 4, तीनों तो फेज होते हैं RYB, और एक न्यूट्रल वाला हो जाता है। भाई इससे इजी क्वेश्चन तो क्या पूछा जाएगा आपसे बताओ। अगला क्वेश्चन फिर पूछ लिया, देखो सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। दोस्तों दो बातें हैं, सिंगल फेज वाले में तो होती है 2, लेकिन बाकी ये ध्यान रखना रोटरी कन्वर्टर में स्लिप रिंग की संख्या फेज की संख्या पर निर्भर करती है, यानी जितने फेज होते हैं ना उतनी स्लिप रिंग है। जैसे 6 फेज वाला है तो उसमें 6 स्लिप रिंग होगी, रोटरी कन्वर्टर 12 फेज तक होते हैं उसमें 12 ही स्लिप रिंग होगी, लेकिन सिंगल फेज वाले में 1 नहीं 2 होती है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप बढ़ाएंगे, वायु अंतराल बढ़ाएंगे। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, ये वास्तव में सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम आज तक पढ़ते आए हैं। काफ़ी अच्छा भी लगता है इस तरह के क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं ना, तो क्योंकि यही चीज़ें ज़रूरी होती है, बच्चे को आना भी चाहिए कि उसने क्या पढ़ा। ध्यान से समझना, इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप पावर होती है ना उसमें चलने वाली करंट को मैग्नेटाइजिंग करंट कहा जाता है, और यही वो करंट होती है जो मोटर के पावर फैक्टर को डिसाइड करती है। यदि एयर गैप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी
और हम सब जानते हैं कि जब चुंबकन धारा बढ़ेगी तो पावर फैक्टर अपने आप घटेगा। डी उत्तर सही होगा। पावर फैक्टर विल बी लो, पावर फैक्टर निम्न हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि क्यों कम रखा जाता है। पेपर में एक बार उल्टा क्वेश्चन आया था, अब भी आ सकता है कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप कम से कम रखा जाता है, क्यों? पावर फैक्टर को अच्छा रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है? देखो दोस्तों, कल परसों मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें ये पूछा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज क्या है। इसमें करवाया था ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन में, ओडिशा एसएससी में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड का था। उसमें ये पूछा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर का हानि क्या है। तो हानि ये था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ जुड़ती है, कैन नॉट आइसोलेट प्राइमरी सेकेंडरी था। और यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर से अच्छा होता है। ठीक है ना, मैंने करवाया था पहले भी इसको। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। ये कह रहा है कि कौन सा लोड है जब तीनों फेजों की धारा जो है वो बराबर है। अगर तीनों फेजों की करंट बराबर है, वोल्टेज बराबर है, तो पावर फैक्टर भी बराबर आएगा और पावर कंजप्शन भी बराबर आएगा। लोड बराबर है क्योंकि करंट लोड से ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। जब लोड बराबर है तो करंट बराबर आया, और इस बराबर लोड को बोलते हैं बैलेंस लोड। संतुलित भार हिंदी में इसको कहा जाता है, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है कि रेजिडेंशियल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। 3 फेज 4 वायर होता है, और ये तो मैंने कई बार बताया है भाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सिंगल फेज 2 वायर में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफार्मर को डेल्टा स्टार में जोड़ते हैं और वहाँ से 4 तारें भेजी जाती हैं, आगे उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार सप्लाई उसमें से देती जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में कोई 2 फेज बदलेंगे तो क्या होगा। भाई, मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगी, मोटर उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगी। कैसा सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? आप सभी भी जानते होंगे ना। हाँ भाई, ये मराठी में है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। कोई गलती हो तो कमेंट करके मुझे बताना इसका सही उत्तर क्या है। मेरे हिसाब से ये यूँ कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य इंसुलेटिंग वार्निश का नहीं है। वार्निश होती है ना मोटर में, कौन सा काम नहीं करती है। ठीक है, ये क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेट से इनको ट्रांसलेट किया था एक्चुअल में, मैं आपको बता दूं। तो पहला ये कह रहा है कि स्लोट को नमी से मुक्त रखना, यानी सूखा रखना, तो ये काम होता है। वाष्प के प्रवेश को रोकना, वाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाना, और वाइंडिंग को ठंडा करना। देखो, वार्निश का काम ठंडा करना नहीं है, ठीक है ना, बाकी सारे काम है, जबकि ठंडा करना वार्निश का काम नहीं है। तो कौन सा काम नहीं है ये पूछा था, डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कब कहा जाता है। बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब मोटर को ओवर एक्साइट करके चलाते हैं तो मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे चलती है, और जब मोटर पावर फैक्टर सुधारती है तो इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर भी काम में लेते हैं। कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर होता है। सो बी उत्तर अपना यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर में जीरो पावर फैक्टर विधि क्या काम आती है। दोस्तों, इसकी भी मैंने एक क्लास दी हुई है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जाकर देखिए, जिसे मैंने आपको बताया पोसियर मेथड क्या होता है, एमएमएफ विधि क्या होती है, जीरो पावर फैक्टर मेथड क्या है, ईएमएफ मेथड क्या है, सारे करवाए हुए मैंने। बी उत्तर आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की ये विधि होती है। तो बस दोस्तों, यही थे आज के लिए हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करना। आपसे मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए।